तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो नया वाला एनसीईआरटी है उससे हम लोग डेमोक्रेसी चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तुम लोग बुक को खोल लो, हाथ में पेंसिल ले लो, ठीक है। ये जो नया एनसीईआरटी है ना क्लास 9th का डेमोक्रेसी, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक एक वर्ड टू वर्ड तुम्हारे फिंगर टिप पे होगा, इसका प्रॉमिस हम करते हैं, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं डेमोक्रेसी पढ़ना, ठीक। आ जाओ, देखो ये चैप्टर 6 है नया एनसीईआरटी से, और अब हम लोग अपना कथा शुरू कर रहे हैं। बैकबोन स्ट्रेट कर लो, हाथ में पेंसिल ले लो, बुक खोल लो और मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलना, ठीक है। आ जाओ सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे, सीधा मेन कॉन्सेप्ट पे आते, इधर आओ 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 आओ, यस, यहां से ये देखो। सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हमारा इंडिया जो है बच्चों वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट तो है ही, लेकिन वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी भी हमारा ही है, ठीक है। तो पहला चीज कंप्लीट हो गया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसका पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ से ज्यादा है। 140 करोड़ से ज्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है, और इसमें से 96.8 करोड़ लोग जो है वो वोटर्स हैं, वो वोटर्स हैं। 96.8 करोड़ लोग जो है बच्चों वो वोटर्स हैं। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, और ये डाटा दिया गया है 2024 के हिसाब से, यहां ध्यान दो। ओवर 140 करोड़ इसका जनसंख्या है। अ वोटर बेस्ड ओवर 96.8 करोड़ इन 2024, ठीक। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया का देखो हमारे देश का दो नाम है, इंडिया और भारत, ठीक है ना। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमारे यहां जो है दुनिया का सबसे ज्यादा सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग वोट देते हैं। देखो ना 96.8 करोड़ वोटर्स है हमारे देश में, ये संख्या कितना ज्यादा बड़ा है। अब आगे देखते हैं, जहां पे क्या होता है, वेयर पीपल जो है अपने गवर्नमेंट को चूज करते हैं बाय इलेक्शन, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। आवर डेमोक्रेसी सर्व अ बीकन ऑफ होप एंड एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा डेमोक्रेसी है इंडिया का, वो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है, पूरे देश के लिए एक जो है कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में हमारा डेमोक्रेसी जो है काम करता है। लाइक ऑल डेमोक्रेसीज, अब देखो लाइक ऑल डेमोक्रेसीज इंडिया ऑल्सो फेस सर्टेन चैलेंजेस, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो बेसिकली देखो, अब तुमको इसमें इस पूरे पैराग्राफ में तुमको याद क्या रखना है, ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ लिए ना, इसमें क्या याद करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि इंडिया इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसमें जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है, और 2024 में 96.8 करोड़ जनता जो है वो वोट देता है, ठीक। और हमारा जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड के लिए भी एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। बस इतना ही तुमको इसमें याद रखना है, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं आएगा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसे कि सारा देश का डेमोक्रेसी है और वो मतलब वो कुछ कुछ चैलेंजेस को फेस करता है, वैसे ही हमारा डेमोक्रेसी भी जो है बच्चों वो बहुत सारा चैलेंजेस फेस किया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, उसी के बारे में हम लोग को देखना है, यहां ध्यान दो। अब हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। बैकबोन स्टेट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीपल के राइट्स को बचाने के लिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। हमारा इंडिया
इंडिया में जो जैसे देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है भैया, सेफगार्ड करता है। सेफगार्ड कैसे करता है, सेफगार्ड कैसे करता है, जरा सा ध्यान दो। सेफगार्ड कैसे करता है, तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को देकर के, देखो ध्यान से एक मिनट, कुछ जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को देकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है। अगर हम तुम लोग से पूछें कि बताओ बच्चों हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को कैसे सेफगार्ड करता है, तो हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है बच्चों डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे करके, बहुत सारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे करके जो है हम लोग को गाइड करता है कि राइट्स को कैसे जो है इंडिया में प्रोटेक्ट किया जाए, राइट्स को कैसे जो है इंडिया में बच्चों प्रोटेक्ट किया जाए। वेरी गुड सर, वेरी गुड, यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है, वेरी गुड बच्चों। अब आगे देखते हैं, तो यहां पे हम लोग को क्या मिला कि हम हमारे राइट्स को कौन करता है प्रोटेक्ट, बताओ बताओ बताओ, हमारे राइट्स को कौन करता है प्रोटेक्ट, तो सर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है प्रोटेक्ट। कैसे करता है, तो बहुत सारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे करके गाइड करता है कि भैया जनता के राइट्स को ऐसे 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 प्रोटेक्ट करना है। वेरी गुड, आगे आ जाओ। अब यहां पे लिखा हुआ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना बच्चों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों वो बन करके रेडी कब हुआ, रेडी कब हुआ बन करके, 26 नवंबर को 1949 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो जाता है। लेकिन एक बात तुमको बता दूं, 26 नवंबर 1949 को रेडी तो हो गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट अप्लाई नहीं किया गया था। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से अप्लाई नहीं किया गया था। वो जो है पूरी तरीके से अप्लाई होता है 26 जनवरी 1950 को। अगर मैं बात करूं पूरी तरीके से कम इनटू फोर्स, फोर्स में कब आया बच्चों, 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया। तो अब तुम पूछोगे सर थोड़ा आप ये बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो इतना दिन काहे ला वेट किए, क्यों वेट किए, तो इसका रीजन देना है तुम लोग को कि आखिरकार क्या रीजन था। सिर्फ रील्स नहीं देखना है, जाना है, सर्च करना है और बताना है कमेंट में कि आखिरकार क्या रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो लोग थे वो 26 नवंबर को रेडी हो गया था लेकिन 26 जनवरी को अप्लाई किए। क्या रीजन था इसका आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दो। तो इसमें हम लोग को क्या याद रहेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हो गया था कब, 26 नवंबर 1949। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, तो ये आता है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ गारंटी नहीं बल्कि हमारे राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। देखो जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, एकदम डिटेल में ये लेक्चर लेकर चल रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, देखो ध्यान से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ ये गारंटी नहीं देता है भैया, ये सिर्फ गारंटी नहीं देता है बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। बोलो हाँ, ठीक है ना। सुनो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है। कैसे करता है, तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे करके, कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दे करके ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। ये अश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चों यहां ध्यान दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ
के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंकरेज करता है एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एट द नेशनल, स्टेट एंड द लोकल लेवल थ्रू इलेक्शन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट ऑल्सो encourages active participation in democratic processes at the national, state and the local government। बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आया नहीं आया? एक बार वापस देखो, सुनो मेरी बात। हम लोग इसमें क्या पढ़े कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जिसका जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। ठीक, वोटर्स कितने हैं? 96.8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। हमारा इंडिया जो है, इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि हमारे राइट्स को सेफगार्ड करता है। कैसे सेफगार्ड करता है भैया? तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देकर के सेफगार्ड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया, इसको अप्लाई किया गया पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ गारंटी नहीं बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। ये अश्योर करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब देखो, और ये जो इनकरेज करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे इलेक्शन के थ्रू। यहां पे हम लोग, यहां तक हम लोग पूरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये देखो, ये जो मेंबर्स है ना, ये जो मेंबर्स है, ये सारे मेंबर्स मिल करके हमारा संविधान लिखे थे। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये देखो, ये सारे लोग मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। ये देखो, हमारे प्यारे से अंबेडकर साहब यहाँ पे हैं। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे प्यारे से अंबेडकर साहब यहाँ पे हैं। ये देखो, खान अब्दुल गफार खान और पंडित नेहरू नहीं दिख रहे हैं क्या? पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू नहीं दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि ये सारे लोग मिलकर के, प्यारे बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। लेकिन क्या सर आप ये बताइए, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में बन गया था? क्या हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, क्या अचानक से जनरेट हो गया? तो याद रखना, नहीं। हमारा जो है, इट इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारा डेमोक्रेटिक इथॉस है बच्चों, वो एकाएक नहीं बना था। डेमोक्रेटिक इथॉस जो है वो एकाएक नहीं बना था भैया, डिड नॉट इमर्ज सडनली, एकाएक नहीं बना। तो क्या हुआ बच्चा, इसका जो है बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल मीनिंग है, हिस्टोरिकल प्रोसेस से मिल करके ये हमारा बना है। और इसी चैप्टर में हम लोग को देखना है क्या क्या। ठीक है ना बच्चों, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक बार रीड कर लेना। अब यहां हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, ट्रैकिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अर्लियर टाइम। कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ना, जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, वो बिल्कुल अर्लियर टाइम से ही चला आ रहा था, अर्लियर टाइम से ही चला आ रहा था। और वहीं से हम लोग बहुत सारा आइडिया लेते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालते हैं। बिल्कुल तसल्ली से हम लोग को पढ़ना है। जरा ध्यान दो, यहां पे एक ऋग्वेदा का दिया हुआ, इसको रीड कर लीजिएगा, सीधा आते कॉन्सेप्ट पे। यहां देखो, यहां देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स हैं भैया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, कह रहा, यहां पे क्या कह रहा है बच्चों, यहां पे क्या कह रहा है कि वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड में सभा हुआ करता था, समिति हुआ करता था, विधाता हुआ करता था। वैदिक पीरियड का बात कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। वैदिक पीरियड, सभा, समिति, विधाता हुआ करता था। दैट इन्वॉल्व्ड, देखो ध्यान से, दैट इन्वॉल्व कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दैट इन्वॉल्व कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। देखो, यानी सभा, अरे अरे अरे, यानी कि बच्चों सभा, समिति और उसमें जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुआ करता था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हुआ करता था। वी ऑल्सो रीड अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ अर्लियर रिपब्लिक स्टेट। अब ध्यान दो यहां पे, तो यहां से तुम लोग को क्या याद रखना है, यहां से तुम लोग को प्यारे बच्चों याद रखना है कि वैदिक पीरियड में सभा हुआ करता था, समिति हुआ करता था, विधाता हुआ करता था। इसमें जो है लोग जो है कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे। ठीक है ना। और नेक्स्ट कहानी क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि
अर्लियर टाइम पे कुछ रिपब्लिकन स्टेट हुआ करता था, जैसे गानाज हो गया, सामघाज हो गया, गानाज हो गया, ऐसे रिपब्लिक स्टेट हुआ करता था, जिसमें जो किंग होता था प्यारे बच्चों, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा करता था। किंग जो है कोई इंडिपेंडेंट रूलर नहीं हुआ करता था। वो जो है क्या करता था, अपने सारे मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करता था, असेंबली बनाता था, और बहुत सारा ऑफिसर जो है उसमें जो है रहते थे, और असेंबली बना करके वहां से जो भी डिसीजन निकलता था, तब जाकर के उस वहां पे क्या करता था, राजा जो है काम करता था। कहने का मतलब क्या है कि जो अर्लियर रिपब्लिकन स्टेट था ना, जैसे घानाज और सामघाज, यहाँ पे रूलर जो है अकेला काम नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि रूलर के मन में कुछ आ गया तो कुछ भी कर दिए, नहीं, वो प्रॉपर मिनिस्टर्स का मीटिंग बैठाता था, और उस टाइम पे जो है जो भी डिसीजन मतलब जो भी कंक्लूजन निकलता था मीटिंग का, फिर जाकर के राजा काम किया करता था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है ना, वो एकाएक नहीं इवॉल्व हुआ है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अर्लियर टाइम से ही चला आ रहा था, उसका प्रिंसिपल, और वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल। सुनो, एकदम ध्यान से सुनना है, पेंसिल उठाकर बैठो और बुक लेकर बैठो, ठीक है ना। अब यहां देखो, कह रहा है कि भैया एक वर्ष है का ऋग्वेद में, ऐक्यतम सुक्तम, ठीक है ना, ऐक्यामात्या सुक्तम जो है, ये ऋग्वेद से जो है क्या निकाला गया है, एक वर्ष निकाला गया है। इसमें भी इंफसाइज किया गया है बच्चों, किस चीज को लेकर के ध्यान देना, इसमें भी इंफसाइज किया गया है कि क्या इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव थिंकिंग का, शेयर डिस्कशन का और यूनिटी ऑफ पर्पस का, इसमें तक दिया गया है। मतलब ऋग्वेदा में भी हम लोग का दिया गया है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, यूनिटी का क्या पर्पस है, क्या किस तरीके से करना है, उस टाइम भी दिया गया है। द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन दिस वर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल सच एज कंसेशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव डीप रूट इन इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। यानी कि बहुत सारा जो ट्रेडिशनल चीज था बच्चों, हम लोग अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, हम लोग अपने पुराने जो हमारे कह सकते हैं कि जो पुराने बुक्स थे, उनसे बहुत सारा चीज समझे, सोचे, तब जाकर के अपना बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे दिया गया, हम लोग हिस्टोरिकल मीनिंग देख रहे हैं, हिस्टोरिकल प्रोसेस देख रहे हैं कि देखो भैया एकाएक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल राइज नहीं हुआ है, हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक से चलता आ रहा था। अब देखो बुद्धा सामघाज, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुद्धा सामघाज एक तरीके का मोनास्टिक कम्युनिटी था जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। अगर हम बात करें, बताओ बुद्धा सामघास जो है ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, तो क्या बोलोगे, गौतम बुद्ध के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। वेरी नाइस। उसके बाद देखो ये जो बुद्धा सामघास था, ये एक तरीके का मोनास्टिक कम्युनिटी था जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियाज डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को, ये भी जो है इंडिया के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को दिखाता है। इस सामघास में भी क्या होता था बच्चों, इनकरेज्ड होता था डिबेट एंड डिस्कशन, यानी डिबेट एंड डिस्कशन भर भर के यहां पे होता था। और अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो एंड इट्स मेंबर कुड नॉट चूज देयर लीडर, इसके मेंबर लीडर्स को एंड इट्स मेंबर, सॉरी गलती बोल दिया, एंड इट्स मेंबर कुड चूज देयर लीडर एंड मेक डिसीजन थ्रू वोटिंग, और डिसीजन भी लिया जाता था, देखो ध्यान से, डिसीजन भी लिया जाता था बच्चों वोटिंग से, डिसीजन भी लिया जाता था, कहां किससे, तो वोटिंग से डिसीजन लिया जाता था। डेमोन्स्ट्रेटिंग कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, जो कि हम लोग को दिखाता है भैया कि उस टाइम पे भी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रचलन था। बुद्ध भगवान के टाइम पे, गौतम बुद्धा के टाइम पे भी, गौतम बुद्धा जो है मोनास्टिक कम्युनिटी स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम था बुद्धा सामघास,
जिसमें ये दिखाता है, क्या दिखाता है भैया, इंडिया का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन दिखाता है कि वहां के मेंबर जो है वो चुने जाते थे, जो भी डिसीजन होता था वो वोटिंग के थ्रू होता था, और ये भी दिखाता है हम लोग को क्या, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम लोग को ये दिखाता है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, धीरे धीरे भैया टाइम गुजरता है, फॉरेन इन्वेजन होता है कंट्री में। कंट्री में फॉरेन इन्वेजन होने के बाद बहुत सारा पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक, बहुत सारा सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर में चेंजेस आता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर आता है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट को अपने अंडर कर लेता है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहां पे देखते हैं कि बहुत सारा फॉरेन रूल लाया गया, जिस कारण से जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इंडिया का वो चेंज हो गया, और बहुत ही कम लोग जो है, इंडिया के बहुत ही कम लोग जो है इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते थे, इंडिया के गवर्नेंस में काम करते थे, पार्ट लेते थे। लेकिन बच्चों द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के बाद जो है, जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनीज खत्म होता है, तो उसके बाद जो है हम लोग जो है डेमोक्रेटिक आइडियाज को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस तुमको थोड़ा सा बता रहा है। लेकिन अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रहा है कि बिफोर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947, ध्यान दो, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया कब बनाया गया, 1946 में बनाया गया। कब बनाया गया प्यारे बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बताओ 1946 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया। ध्यान दो जरा 1946 में, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कर रहा था भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन बन करके जो है 2 साल 11 महीना और 18 दिन में हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन करके बच्चों रेडी हो गया। 11 महीना 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर रेडी हो गया। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हुआ। वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी होता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो चेयरमैन थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, वो हमारे प्यारे अंबेडकर साहब थे। देखो यहां पे लिखा हुआ है डॉक्टर BR अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कौन थे, BR अंबेडकर साहब थे। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द इंडिजिनस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जो ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आल्सो इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट। देखो ध्यान से, ठीक है, बहुत सारा सर जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो बहुत सारा आइडिया तो सर हमारे प्रीवियस बुक से लिए, हमारे ट्रेडिशन से लिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो डिबेट चल रहा था ना, अरे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब क्या, जैसे तुम लोग एक क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है ना, तुम सब मिल करके एक किताब रेडी कर रहे हो, तो वो किताब रेडी करने में बहुत सारा डिबेट होगा, बहुत सारा डिस्कशन होगा ना। तो ये जो डिबेट और डिस्कशन था ना, ये सिर्फ हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज था उससे भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। देखो, कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएशन अब ये जो ग्लोबली स्प्रेड जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे, उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट था बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, जिसको लेकर के वो देखा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए रोबुस्ट, फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेटिव बनना चाहिए, और रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट था बच्चों, वो रिफ्लेक्ट करता है उनके मेंबर्स के बिलीफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी रिजिड लीगल कोड। यानी कि जो डिबेट था, उस डिबेट से कंक्लूजन क्या निकला कि जो किताब होना चाहिए बच्चों, जो किताब होना चाहिए एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए,
एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। ये क्या बोलते, देखो द कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां ध्यान दो, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो डिबेट था वो उनके मेंबर्स के बिलीफ को दिखाता था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए शुड नॉट बी रिजिड लीगल कोड, एकदम रिजिड किताब नहीं होना चाहिए, बल्कि टाइम के साथ उसमें भरपूर मात्रा से अमेंडमेंट हो, बट डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग थ्रू लॉफुल अमेंडमेंट। डायनेमिक मतलब टाइम के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में जो है एड ऑन किया जा सके, अमेंडमेंट किया जा सके, ठीक है, लॉफुल अमेंडमेंट किया जा सके। लेकिन याद रहे तुम अमेंडमेंट तो करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, पहले ही किताब में लिख दिया गया। According while making provision for establishing democratic institution and process through uphold liberty। अब देखो, अब ये क्या बोला कि भैया हम लिबर्टी को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, फर्टिनिटी को, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हम लिबर्टी को प्रमोट करेंगे, इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे, जस्टिस को प्रमोट करेंगे, फर्टिनिटी को प्रमोट करेंगे, और जो लॉफुल अमेंडमेंट था हम लोग उसके बारे में भी लिख दिए किताब में कि तुम अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और बिना डेमोक्रेटिक वैल्यूज से कंप्रोमाइज किए। तो बताओ, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जरा बता दो जरा किस आर्टिकल के थ्रू हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, बताओ किस आर्टिकल के थ्रू हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 के तहत हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन अमेंडमेंट करने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि कहीं हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को वाइड तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो उस पूरे अमेंडमेंट को खत्म कर दिया जाएगा, उसको नल साबित कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो अगर हम पूछें कि बताओ जरा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हम लोग कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के अंदर, तो याद रखना आर्टिकल 368 के अंदर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि दिखाता है क्या कि दिस अश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स फ्लेक्सिबल रहे, रिस्पॉन्सिव रहे, और जो है टू द चेंजिंग सोशल पॉलिटिकल नीड, ठीक है ना, कि रिस्पॉन्सिव रहे और फ्लेक्सिबल रहे, रिजिड ना बन जाए, टाइम के साथ इसमें चेंजेस किया जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को देखते हुए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। पूरा एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, पूरा सब कुछ हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे, बस ध्यान से सुनते चलना है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, और यहां से तुम्हारा बहुत ही शानदार सा लेक्चर जो है फिर से यहां से क्या हो रहा है बच्चों, शुरू हो रहा है, ठीक है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ओए डग गई, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ठीक है, ये डग गई। आ जाओ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है ना। यहां तक पूरा बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। आ जाओ, देख लो, ये सब पढ़ लो भैया कि क्या क्या प्रिंसिपल है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, अब देखो यहां पे सीधा पॉपुलर सोवरेनिटी, पॉपुलर सोवरेनिटी, सोवरेन का मतलब क्या होता है बताओ जरा, सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है क्या कि भैया वैसा, जैसे अगर मान लो कि हम अपने एग्जांपल लें, हम सोवरेन हैं कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? अगर हम अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से ले पा रहे हैं बिना किसी थर्ड पर्सन या फिर बिना किसी सेकंड पर्सन से इन्फ्लुएंस हुए, या फिर उसके दबाव में, बिना उसके दबाव में आए अगर अपना डिसीजन ले पा रहे हैं, तो आई एम सोवरेन। वैसे इंडिया, अगर इंडिया जो है बच्चों, अगर इंडिया जो है, अगर इंडिया जो है, अगर ये मान लो ये हमारा भारत है, इंडिया अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद से ले पा रहा है, इसका मतलब जो है
हम लोग सोवरन कंट्री हैं। तो अगर हम लोग डिस्कशन करें कि पॉपुलर सोवरेनिटी के बारे में, तो पॉपुलर सोवरन कौन है? तो हम लोग हैं, पीपल हैं, पीपल। पॉपुलर सोवरन कौन है? पीपल है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें डेमोक्रेसी में, तो डेमोक्रेसी में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है वो किसके पास है? तो याद रखना वो पीपल के पास है। अगर कोई स्टेट का अथॉरिटी है ना, तो वो अपना पावर किससे लेगा? पीपल से लेगा, पीपल से लेगा। देखो, इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विथ पीपल, यानी कि द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, इसका मतलब क्या होता है? पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है सर? कि जो स्टेट है वो अपने पावर को डिराइव करेगा कहां से? हम लोगों से, पीपल से जो है अपने पावर को लेगा। गवर्नमेंट इलेक्टेड थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंट्स लॉ, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो फ्री और फेयर प्रोसेस से चुना जाएगा और वो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, पॉलिसीज बनाएगा। एवरी सिटीजन, जो भी सिटीजन जो 18 साल से ज्यादा है, 18 साल से ज्यादा है जो भी सिटीजन, उनको वोट देने का अधिकार है। उनको जो है वोट देने 18 या 18 साल से ज्यादा, ठीक है ना। राइट टू वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट, हम लोग को पता है पहले से। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज, यानी कि जो भी लोग 18 साल से ज्यादा, 18 साल या 18 साल से ज्यादा हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? इसी कॉन्सेप्ट को बच्चों बोला जाता है क्या? इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज बोला जाता है। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं। सिटीजन एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट टू इलेक्ट गवर्नमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। हम लोग अपने वोट से क्या करते हैं? गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे भैया, ठीक है। अब यहां पे बच्चों दो क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन, कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर रेस्ट विद द। अब ये दो क्वेश्चन जो है तुम लोग को खुद से पहले प्रैक्टिस करना है, नहीं बनेगा पूरा वीडियो बनाएंगे, जितना भी थिंक अबाउट इट, एक्सप्लोर, जितना भी ब्रैकेट का क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे। लेकिन पहले तुमको सोचना है कि भैया क्या क्या चल रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, पहले थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब इसके आगे देखते हैं। तो बताओ इस पैराग्राफ में बच्चों हम लोग क्या सीखे? बताओ इस पैराग्राफ में क्या सीखे? पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? कि जो स्टेट अथॉरिटी है वो अपना पावर किससे लेगा? पीपल से लेगा, ठीक है ना। पीपल क्या करेंगे भैया? फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू जो है अपने गवर्नमेंट को क्या करेंगे? अपने गवर्नमेंट को चुनेंगे। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, मजा आ रहा है। बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट रखना है, सोना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। पेंसिल हाथ में रखो, बुक खोलो और टिक लगाते हुए चलो, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन बिल्कुल समझाया जा रहा है यहां पे। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ लॉ। अब देखो तुम थोड़ा सा ध्यान दो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर तुम यहां पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो यहां पे दो वर्ड है, एक है रूल और दूसरा है लॉ। यानी कि लॉ का रूल, लॉ का रूल, बस समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या है? कि जो इंडिया है बच्चों, जो इंडिया है, इंडिया में किसका रूल चलता है? कानून का रूल चलता है। किसका रूल चलता है बच्चों? कानून का रूल चलता है इंडिया में। यानी कि इंडिया में कानून से बड़ा कोई चीज नहीं है। इंडिया में कानून से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर उसी कानून को अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो हमारा देश का सर्वनाश हो सकता है। यस और नो? यानी कि हमारे इंडिया में क्या है बच्चों? हमारे इंडिया में किसका रूल है? हमारे इंडिया में रूल है कानून का, यानी कि लॉ का। इस लॉ के आगे कोई सुप्रीम नहीं है, सब नीचे है।
इसमें हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में दो कॉन्सेप्ट दिया गया है। एक दिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा दिया गया है बच्चों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि ये बताता है कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, कि व्हेन लॉज आर वायलेटेड डिस्प्यूट्स आर रिसॉल्व इन द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू प्रोसीजर। यानी कि अगर भैया तुम कानून का हनन करोगे, उसको वायलेट करोगे, तो सारा का सारा केस कहां पे जाएगा? कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट जो है अपने प्रोसीजर के हिसाब से फिर उस पर कार्रवाई करेगी। एस्टेब्लिश बाय प्रोसीजर, एस्टेब्लिश बाय लॉ। और ये जो प्रोसीजर है जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, ये किसी भी नॉट बाय फोर्स और पर्सनल इन्फ्लुएंस, किसी भी पर्सनल इन्फ्लुएंस से ऊपर रहेगा। यानी कि कोर्ट जो है एकदम कह सकते हैं न्यूट्रल होकर के अपना डिसीजन को सुनाएगा। जिससे क्या होता है दिस प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, जिससे पावर का मिसयूज होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और लोगों का जो राइट है वो प्रोटेक्ट रहता है। कहने का मतलब क्या है कि नो सिटीजन कैन बी पनिश विदाउट ड्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जज के मन में जो आया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। जो ड्यू प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पे आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है ना? और बिल्कुल जो है हर लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का भी पूरा पूरा अधिकार है। अब हम लोग आगे देखते हैं। And everyone provided a fair opportunity to defend, ठीक है, action. In this way the rule of law promote justice, accountability and trust. तो अगर हम तुम लोगों से पूछें कि जो लॉ का जो रूल है वो हम लोग को क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो जस्टिस प्रोवाइड करता है, अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ट्रस्ट बिल्डअप करवाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ठीक है बच्चों, यहां तक पूरा बात समझ में आ गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में तुमको पूरा समझा देंगे फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट 6 टाइप का फंडामेंटल राइट्स होता है, और फिर क्या है क्या नहीं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, डांस करते रहो, एंजॉय करते रहो और मस्ती करते रहो। ठीक है, बाय बाय।